स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को पूछा गया था कि वर्ल्ड वॉर 3 कब और कैसे होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि मुझे नहीं पता वर्ल्ड वॉर 3 कब और कैसे होगा, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि वर्ल्ड वॉर 4 जब होगा तब पत्थर एंड लकड़ी के साथ खेला जाएगा। दैट वॉज द ग्रेविटी ऑफ द स्टेटमेंट। एल्बर्ट आइंस्टाइन हैड वंडरफुली समड अप द सिनेरियोज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का जो इम्पैक्ट ह्यूमैनिटी के ऊपर पड़ा, इसके ऊपर जो है हमेशा ही डिबेट रही है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में द ह्यूमैनिटी और प्रिसाइडली द वर्ल्ड लीडरशिप हैड टेकन द डिसीजन कि इसके बाद में हम लोग कभी भी वर्ल्ड वॉर जैसा ड्रेडेड वॉरफेयर जो है ह्यूमैनिटी में नहीं खेलेंगे। एंड इसी बात को लेके आई एम मेकिंग अ वीडियो टुडे। कल परसों ही इजराइल एंड आफ्टर ईरान का कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हुआ। वैसे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर तो हम लोग आज बात नहीं करेंगे, बट जब ऐसे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं तो जो है डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होता है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 होगा। जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल या फिर न्यूक्लियर कंट्रीज़ बात होती है या फिर वो उनका जब बात होता है तो कहीं ना कहीं तो जो है यू कैन से दैट कि ऐसे वाले इश्यूज आती है। अभी रिसेंटली 2 साल पहले यूक्रेन एंड रशिया का वॉरफेयर हुआ, तभी भी ऐसे ही कुछ इश्यूज जो है आए हुए थे। तो लेट्स एंटर इनटू टुडेज टॉपिक। द टॉपिक इज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल। विल वर्ल्ड वॉर 3 एवर हैपन? वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा? बट अगेन आगे जाने से पहले I'll get access to this PPT on the Telegram channel of ours, guys, and thereafter on the Instagram channel of ours you will get this one, that is basically access to this particular lecture. तो let's move forward. But again guys, आगे जाने से पहले just एक बार जो ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी को कंफर्म कर लेना। सिंस दिस इज अ लाइव लेक्चर तो आई नीड टू कंफर्म कि ऑडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी सही है या फिर नहीं है। यस, क्लियर है? क्लियर है, परफेक्ट, गुड। इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन ऑब्वियसली लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। इसको जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया जाए एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि विल वर्ल्ड वॉर 3 एवर ऑकर। बट ये टॉपिक पे जाने से पहले जो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वॉरफेयर एज सच। कहीं ना कहीं तो जब हम लोग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियन एग्री कि वर्ल्ड वॉर कभी होने वाला है नहीं। एंड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होने वाला ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ द वॉरफेयर। इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन इज परहैप्स कंसिडर्ड एज अ बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो है नेशनलिज्म की भावना आनी चालू हो गई। एंड यही नेशनलिज्म की वजह से सर्टन परसेप्टिबल चेंजेस वर ऑब्जर्व एट अ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के ऊपर वॉरफेयर जो है इसको थोड़ा सा चेंज या फिर इसके जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व किए गए। एंड यही चेंजेस को एकदम एप्टली सम अप करने का काम सबसे पहले किया था प्रूशिया। प्रूशिया जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्री है। प्रूशिया एज वेल एज ऑस्ट्रिया दोनों का इनका लीनियज है, बट प्रूशिया जो है इसी के मिलिट्री कमांडर है। प्रूशिया मतलब जर्मनी उस ज़माने में नहीं था, जर्मनी का सबसे बड़ा कंट्री या फिर जर्मनी का सबसे बड़ा प्रिंसेली स्टेट, यू कैन से दैट। इनके मिलिट्री कमांडर थे दैट इज़ कार्ल वॉन क्लॉसविट्स। दिस इज़ कार्ल वॉन क्लॉसविट्स। इन्होंने एक बुक लिख के रखा था जिसका नाम था वॉर्म क्रिग ऑन वॉर। ये बुक में इन्होंने सबसे पहले हाईलाइट किया था कि अब लॉ बेस्ड वॉरफेयर जो पहले होते थे अब वैसे वाले वॉरफेयर ह्यूमैनिटी में आगे नहीं होंगे। इनका बड़ा प्लेन एंड सिंपल कहना था कि दुनिया इज़ नाउ शिफ्टिंग, द एंटायर वर्ल्ड इज़ नाउ समवेयर डाउन द लाइन शिफ्टिंग। कहाँ से कहाँ पे आप शिफ्ट हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो मोनार्की से देयर इज़ नाउ शिफ्ट टुवर्ड्स रिपब्लिकन और डेमोक्रेसी। एंड क्लॉसविट्स का कहना था कि जब ये पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है इन समवेयर अराउंड 1789 आफ्टरवर्ड, फ्रेंच रेवोल्यूशन आफ्टरवर्ड, तो एक ज़माने में होता क्या था, मोनार्की में जब जब वॉर होते थे तो ये वॉरफेयर में कुछ डिसाइसिव बैटल होते थे। सिंपल है, आपने सुना भी होगा कि अभी रिसेंटली जो है एक बहुत बड़ा वॉरफेयर हुआ दैट इज़ अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर। यानी अमेरिकन वॉरफेयर में मल्टीपल ऐसे छोटे मोटे जो है बैटल हुआ। ये बैटल में से सबसे इंपॉर्टेंट बैटल की अगर हम लोग बात करें तो 1780 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन, जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन बिकम विक्टोरियस बाय डिफीटिंग कॉर्नवालिस। ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी वेरी बिग बैटल। बट जैसे ही जॉर्ज वॉशिंगटन जीत गए एंड आफ्टर कॉर्नवालिस हार गए। कॉर्नवालिस ब्रिटेन के थे तो ब्रिटेन ने अपनी डिफीट जो एक्सेप्ट कर ली। एंड आफ्टर जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के थे तो अमेरिका ने अपना सक्सेस जो एक्सेप्ट कर लिया। ये मोनार्की वाले एस्पेक्ट रहे हैं। बट धीरे धीरे अब मोनार्की से शिफ्ट होकर जब रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में आओगे तो क्लॉसविट्स जो है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट, यू कैन से दैट की एस्पेक्ट रहा है कि कहीं ना कहीं तो क्लॉसविट्स जो है इन्होंने अब रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के अंदर जो है ये सबसे पहले हाईलाइट करके रखा था कि नेशनलिज्म आ रहा है। एंड नेशनलिज्म की वजह से हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं तो यू कैन से दैट कि नेशनलिज्म में हम लोगों को दिखाई देता है कि हर एक पर्टिकुलर बंदा जो है ही इज़ गेटिंग दैट फीलिंग दैट इज़ बाइंडिंग हिम टू द लैंड। तो जब नेशनलिज्म आ रहा है तो लोगों में एक भावना दिखाई दे रही है। ये भावना बड़ी प्लेन एंड सिंपल है कि अगर हमारी आर्मी हार जाती है
तो हम लोग खुद बैटल फील्ड में जाएंगे एंड आफ्टर खुद वॉरफेयर खेलेंगे। अगर हम लोग खुद बैटल फील्ड में गए एंड आफ्टर अगर हम लोग अगर खुद वॉरफेयर खेलते हैं तो कहीं ना कहीं तो जो है यू कैन से दैट कि अब वो आर्म फोर्सेज जो है ये रिडंडेंट हो रही है। रिडंडेंट हो रही है मतलब कहीं ना कहीं तो वो आर्म फोर्सेज जो है किसी भी तरीके का जो है काम मतलब कर तो रही है बट उसका आपको यूटिलिटी नहीं है। बिकॉज एक ऑर्डिनरी बंदा ये कभी नहीं मानेगा इवन दो हिज आर्मी हैज़ बीन डिफीटेड कि उसकी कंट्री अंडर आफ्टर उसकी आर्मी हार चुकी है। एंड दैट्स व्हाई इट वाज क्लॉसविट्स जिन्होंने सबसे पहले हाईलाइट करके रखा था कि अब ये कन्वेंशनल वॉरफेयर जो है पहले के जैसे वो नहीं होने वाले। धीरे धीरे जो है दुनिया टोटल वॉरफेयर की तरफ जो है जाएगी। एंड ये टोटल वॉरफेयर वाला कंसेप्ट जो है अब बेसिकली इंडिया में या फिर पूरे दुनिया में आना चालू हुआ। टोटल वॉरफेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल वॉरफेयर का कंसेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम चला। वर्ल्ड वॉर वन हुआ। वर्ल्ड वॉर वन इज कंसिडर्ड एज अ टोटल वॉरफेयर। एंड वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन ये दो बड़ी कंट्री जो है पार्टिसिपेट की। अगर हम लोग जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के उस ज़माने में कमांडर इन चीफ हुआ करते थे जनरल ल्यूडेनड्रॉफ। एंड जनरल ल्यूडेनड्रॉफ के साथ साथ जनरल हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग लेटर ऑन जर्मनी के प्रेसिडेंट भी बने। बट ल्यूडेनड्रॉफ इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट पर्सन। एक ज़माने में ल्यूडेनड्रॉफ के ही प्रोटेजी रहे हैं एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने ही कहीं ना कहीं तो वर्ल्ड वॉर टू पूरे ह्यूमैनिटी में ला के रखा। तो कहीं ना कहीं तो ल्यूडेनड्रॉफ के ऊपर जो है ये जिम्मा आता है कि ही हैड फॉट द एंटायर वर्ल्ड वॉर वन। एंड जब वो वर्ल्ड वॉर वन खेल रहे थे तो उनके एक्सपीरियंस को समअप करने के लिए इन्होंने 1935 के अराउंड एक और बुक लिखा। एंड ये बुक का नाम था द टोटल वॉर। क्लॉसविट्स के बाद ये पर्टिकुलर बुक इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज यही बुक में कहीं ना कहीं तो अगेन आपको वर्ल्ड वॉर थ्री होगा कि नहीं इसके रीजंस एंड आफ्टर इसका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी इलैबोरेटली दिखाई देगा। जब हम लोग टोटल वॉर की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं तो ल्यूडेनड्रॉफ ने लिखा हुआ बुक है तो ये पर्टिकुलर बुक में फिर हम लोगों को दिखाई देता है कि ल्यूडेनड्रॉफ का कहना था वर्ल्ड वॉर वन में वी हैड टू फेस मल्टीपल प्रॉब्लम। वर्ल्ड वॉर वन एक ऐसा वॉरफेयर था जहाँ पे कहीं ना कहीं तो जो कंट्री वॉरफेयर में उतर रही है वो कंट्री के सारे ही रिसोर्सेस वो वॉरफेयर में लग रहे हैं। वो कंट्री में जो चीज़ें बन रही है वो वॉरफेयर में यूज़ की जा रही है। वो कंट्री की आर्म फोर्सेस वॉरफेयर में है। एंड जैसे ही आर्म फोर्सेस मरनी चालू हो रही है तो ऑर्डिनरी पब्लिक जो आर्म फोर्सेस में अपने आप को भर्ती करवा रही है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब जब हम एक कंट्री में जा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर कंट्री कभी हार ही नहीं रही है। वो कंट्री जो है इट इज़ देयर। कहीं ना कहीं तो वो कंट्री के आर्म फोर्सेज जब खत्म हो रहे हैं तो उनके पीछे पूरा इंडस्ट्रियल पावर लगा रहा जा रहा है जिसकी वजह से आर्म्स एंड एमिनेशन का कंटिन्यूस सप्लाई उनको है। एंड अगर लोग मर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी लोग आ रहे हैं ना ऑर्डिनरी लोग आर्म फोर्सेस की जगह पे काम कर रहे हैं। एंड यही चीज़ के वजह से हर एक कंट्री को डिफीट करना जो है बहुत ही ज़्यादा असंभव वाली चीज़ हमारे लिए हो गई। एंड हम लोग वर्ल्ड वॉर वन हार गए। ल्यूडेनड्रॉफ का ही कहना था कि जब फ्यूचर में अब कोई वर्ल्ड वॉर होगा या फिर जब टोटल वॉरफेयर फ्यूचर में होगा तो ये पर्टिकुलर वॉरफेयर में फिर हमको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों को चाहिए एक सुप्रीम मिलिट्री कमांडर एंड सुप्रीम मिलिट्री कमांडर के साथ स्ट्रेटेजी। एंड हर एक कंट्री के जो जो वॉरफेयर में जा रही है वो कंट्री के सारे ही रिसोर्सेस ये पर्टिकुलर वॉरफेयर में आपको लगाने पड़ेंगे। तो हर एक कंट्री का जब तक आखिरी इंसान नहीं मरता है तब तक ये वॉरफेयर अब कंटिन्यू रहने वाला है। एंड ऑब्वियसली इसी प्लान के ऊपर कहीं ना कहीं तो एज आई टोल्ड यू ल्यूडेनड्रॉफ के ही प्रोटेजी रहे हैं। दिस इज जनरल ल्यूडेनड्रॉफ एंड दिस इज एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने अपना जो है 1939 में एक ड्रेडेड वर्ल्ड वॉर टू चालू किया। एंड वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है फिर ऑब्वियसली वी कैन से दैट कि नाउ वी आर हैविंग टू इम्पॉर्टेंट वॉरफेयर कहीं ना कहीं तो जिसके कंपैरिजन में हमको दिखाई देता है कि वर्ल्ड वॉर जैसा ड्रेडेड वॉरफेयर जो ह्यूमैनिटी पे है। एंड दैट्स व्हाई वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हो गया 1945 में तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद अमेरिकन मिलिट्री कमांडर रहे हैं कर्टिस ली में। ही वॉज अ जनरल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। एंड इनका कहना था कि अब फ्यूचर में अगर कोई भी तरीके का वर्ल्ड वॉर होता है देन दैट विल बी द लास्ट वॉरफेयर टू बी फॉट बाय द ह्यूमैनिटी। एंड कर्टिस ली में जो है ही वॉज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट मिलिट्री जनरल। कर्टिस ली में जो है गवर्नमेंट के यू कैन से कंसल्टेंट भी रहे हैं। एंड कर्टिस ली में की ही एडवाइस के ऊपर कहीं ना कहीं तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने 1945 में वॉरफेयर की टैक्टिक्स में एंड आफ्टर ह्यूमैनिटी में कोई मैसिव चेंजेस करने चालू किए जिसके वजह से आई कैन सेफली से कि वर्ल्ड वॉर थ्री अब नहीं होगा। बट ऑब्वियसली ये समझने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कर्टिस ली में का जब कहना था कि एक और वर्ल्ड वॉर विल बी द डन एंड डस्टेड थिंग फॉर द ह्यूमैनिटी, वही मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं तो यू कैन से दैट कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही चीज़ कह के रखी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी कहना था कि अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होता है तो एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी विल बी देयर। वर्ल्ड वॉर फोर जो है फिर आप स्टोन एंड स्टिक से खेलोगे
पूरी ह्यूमैनिटी जो है कहीं ना कहीं तो बैकवर्डनेस में ढकेली जाएगी। एंड ऐसा हुआ क्या फिर वर्ल्ड वॉर वन एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू में, जो अभी तक के सबसे डेंजरस वॉरफेयर या फिर अभी तक के जो है सबसे कहीं ना कहीं पे यू कैन से दैट ड्रेडेड वॉरफेयर माने जाते हैं। तो इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जब हम लोग वर्ल्ड वॉर वन एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू की बातें करते हैं तो फीचर्स हम लोगों को इसके देखने पड़ेंगे कि कहीं ना कहीं तो टोटल वॉरफेयर जब खेला जाता है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग एट। अगर आप में से कोई भी बंदा अगर ये कह रहा है कि भाई उसको वर्ल्ड वॉर करना है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही इज़ लुकिंग एट, तो दिस आर द थिंग्स दैट ही इज़ लुकिंग एट। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ल्ड वॉर वन में जब देयर विल बी द पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑल सुपर पावर। जैसे वर्ल्ड वॉर टू की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका भी था, यूएसएसआर भी था, जर्मनी भी था, ब्रिटेन भी था एंड आफ्टर फ्रांस भी था। तो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्ल्ड पावर जब होता है तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके आगे पीछे के जितने भी छोटी मोटी कंट्रीज है ऑटोमेटिकली दे गेट ड्रैग्ड इनटू दैट वॉरफेयर। जैसे वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटेन के राज इंडिया के ऊपर रहा, तो अगर ब्रिटेन का राज इंडिया के ऊपर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इंडिया गॉट ड्रैग्ड इनटू द वर्ल्ड वॉर टू। यही वाली चीज़ जो है वर्ल्ड वॉर थ्री में भी होगी। अगर वर्ल्ड वॉर थ्री होता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी एंटेंगलमेंट ऑफ द ऑल पावर एंड ऑब्वियसली इंडिया इज़ वन ऑफ द पावर, तो इंडिया को भी ये वॉरफेयर में कहीं ना कहीं तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। देयर आफ्टर पार्टिसिपेशन ऑफ द एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आप ही मुझे बताओ कि अगर आपकी आर्मी बाउंड्री के ऊपर अगर वॉरफेयर खेल रही है तो कहीं ना कहीं तो आप में भी वो जज्बा आता है ना कि आर्मी के साथ कंधे से कंधा लगा के मैं भी मेरे कंट्री के लिए जान दूँ। कहीं ना कहीं तो यही वाला एस्पेक्ट जो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो चुका था एंड यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना सबक सीख लिया। जर्मनी हो सकता है या फिर ब्रिटेन हो सकता है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कभी वॉरफेयर की बातें नहीं करेंगे, बिकॉज वॉरफेयर में कहीं ना कहीं तो 15 से 20, 15 से 25 साल का बच्चा ही मारा जाता है। ही इज़ अ नेशनल पर्सन, उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वॉरफेयर में उतरेगा एंड वॉरफेयर में उतरने के बाद कहीं ना कहीं तो वो बंदा जो अपनी जान दे के ही रहेगा, जिसका लॉस नॉट ओनली नेशन को होगा बिकॉज फ्यूचर जनरेशन ख़त्म है, पेरेंट्स को भी होगा। एंड पेरेंट जो है फिर अपना दूसरा बच्चा अगर है तो उसको कभी भी नेशनलिज्म में जाने नहीं देंगे। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है टोटल डेडिकेशन ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज। इसका एक प्राइमरी एग्जाम्पल है हमारे पास। 1965 का वॉरफेयर हुआ इंडिया एंड आफ्टर पाकिस्तान के बीच में, एंड ये 1965 के वॉरफेयर में भले ही टोटल वॉरफेयर इट वाज नॉट देयर, बट इसमें आपको दिखाई देगा कि इंडिया ने अपने सारे ही रिसोर्सेज बाउंड्री के ऊपर डाइवर्ट कर दिए। कंसिक्वेंटली इंडियंस को खाने के लिए खाना ही नहीं बचा, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को आना पड़ा एंड लाल बहादुर शास्त्री जी को डिक्लेयर करना पड़ा कि आज से मैं 2 वक्त का उपवास रखूंगा, एक ही बार का खाना खाऊंगा, ताकि कंट्री के हर एक बंदे को ये पता चले कि अभी के लिए देश इंपॉर्टेंट है, बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है, आर्मी इंपॉर्टेंट है, सारे रिसोर्सेज वहाँ पे जाएंगे। एंड अगर किसी को प्रॉब्लम है देन दैट पर्टिकुलर पर्सन शॉल लीव द नेशन। अब हमारे कंट्री में गवर्नमेंट आपको बस एक ही टाइम का खाना दे सकती है बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री हैव बीन डाइवर्टेड टू द बाउंड्री। एंड लाल बहादुर शास्त्री ने जो है ही वॉज अ ट्रेल ब्लेजर, इन्होंने जो अपने एक्शन से ये बता के रखा हुआ था कि अब मेरे कंट्री में मैं अगर एक टाइम का खाना खा रहा हूँ तो जनता को भी ये त्याग देना पड़ेगा। दैट इज़ टोटल वॉर। देयर आफ्टर यू कैन से दैट की टोटल स्प्रेड ऑफ द वॉर, दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट है इसमें से मेजॉरिटी कॉन्टिनेंट के ऊपर ये वॉरफेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 कंट्री के बीच में ही वॉरफेयर हो रहा है, नो, ये वॉरफेयर जो है अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड आफ्टर एशिया, ये सब जगह पे आपको स्प्रेड होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया है एंड आफ्टर फिर आर्कटिक है, सॉरी अंटार्कटिका है, यहाँ पे नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, दे आर एट द आउटस्कर्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, बट ये 5 मेजर कॉन्टिनेंट जो है यहाँ पे ये वॉरफेयर स्प्रेड होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में एक्चुअल में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में देयर वर 5 मेजर कॉन्टिनेंट जहाँ पे साइमल्टेनियसली बैटल जो है उस ज़माने में खेले जा रहे थे। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है यूज़ ऑफ द लेटेस्ट वेपन एंड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पीरियड में ह्यूमैनिटी में क्या आया, एयरफोर्स आया, देयर आफ्टर फिर टैंक्स आए एंड देयर आफ्टर फिर पॉइजन गैस आया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में क्या है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, देयर आफ्टर फिर यू कैन से दैट कि न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी होता है एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं तो सारी ही मिलिट्री टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड पे लगाई जाती है। जब सारी ही मिलिट्री टेक्नोलॉजी बैटलफील्ड के ऊपर लगाई जाएगी तो कहीं ना कहीं तो ये वॉरफेयर जो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं। देयर आफ्टर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो आएगी ही। क्लॉसविट्स ने ही ये सबसे पहले हाईलाइट करके रखा हुआ था एंड देयर आफ्टर ल्यूडेनड्रॉफ ने इनको सपोर्ट दे के रखा था कि अब अगर आपको वॉरफेयर खेलना है तो आप आर्म फोर्सेस को मत मारो। एक ज़माने में वो चलता था कि आप आर्म फोर्सेस को मार रहे हो, अभी अगर आपको वॉरफेयर खेलना है तो आपको क्या करना है, लोगों को मारना पड़ेगा, बिकॉज लोग अपने आर्मी को पीछे नहीं हटने देंगे।
लोग जो है अपने आर्मी से विक्ट्री चाहते हैं, एंड जब तक वो आर्मी विक्टोरियस नहीं बनती है लोग जो है पीछे नहीं हटने वाले। सो यू डायरेक्टली स्टार्ट किलिंग पीपल, एंड दैट्स अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब आपको ह्यूमैनिटी में आते हुए दिखाई देंगे। एंड ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो पॉइजन गैस एंड आफ्टर न्यूक्लियर वेपन, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 रिस्पेक्टिवली जब ह्यूमैनिटी में आए, कहीं ना कहीं तो जो है लोगों के ऊपर फोकस गया, एंड लोगों को अब मरना पड़ेगा अगर वॉरफेयर रुकना है, ये सब ने एक्सेप्ट कर लिया बिकॉज वो पब्लिक नेशनल है। एंड अगर वो पब्लिक नेशनल है तो वो अपनी आर्मी को सरेंडर नहीं होने देगी, जबकि दुनिया की हर एक आर्मी कभी ना कभी तो सरेंडर हुई है। सरेंडर वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द आर्म फोर्सेज ड्यूरिंग मोनार्की। नेशनल वॉरफेयर में सरेंडर नहीं हो सकता, जो बंदा सरेंडर करेगा नेशनलिज्म में जो उसकी जान जाएगी ही जाएगी। Thereafter you can say that कि no differentiation between soldier and civilian, कि सिविलियन अपने आप को सोल्जर मानते, देश का सिपाही मान ही लेते हैं। एंड दैट्स आई टोल्ड यू ना कि बाउंड्री के ऊपर जैसे ही सोल्जर मरने चालू होते हैं तो कहीं ना कहीं तो सिविलियन जो सोल्जर के जगह पे रिप्लेस होने चालू होते हैं। नाउ सिविलियंस आर गोइंग टू गो इनटू द बैटल फील्ड एंड आफ्टर दे आर गोइंग टू फाइट द वॉरफेयर। तो ये भी एक एंगल जो है टोटल वॉरफेयर का आपको दिखाई देगा। देर आफ्टर फिर लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट, ये बैटल कोई छोटे मोटे नहीं होते। वर्ल्ड वॉर 1 4-5 साल चला, वर्ल्ड वॉर 2 भी 4 से 5 साल चला। एंड इतने बड़े वॉरफेयर क्यों हो रहे हैं? बिकॉज जीतोगे कैसे ना, अल्टीमेटली आर्मी खत्म हो रही है तो ऑर्डिनरी लोग बाउंड्री पे आ रहे हैं, एंड इनके रिसोर्सेज खत्म नहीं हो रहे। रिसोर्सेज क्यों खत्म नहीं हो रहे? बिकॉज कंट्री के सारे ही रिसोर्सेज इनके पीछे खड़े हैं ना। इनको फूड सप्लाई की कोई कमी नहीं है, आर्म्स एंड एमिनेशन की कोई कमी नहीं है, तो ये लोग खाएंगे कैसे? तो जब तक सामने वाले कंट्री के रिसोर्सेज खत्म नहीं हो जाते तब तक ये वॉरफेयर जो चलता रहता है। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हारा बिकॉज जर्मनी के रिसोर्सेज खत्म हो गए। जर्मनी के आर्मी के पास खाना नहीं बचा, फाइट करने के लिए बंदूकें नहीं बची, एंड तब जाके अल्टीमेटली जर्मनी हारा हुआ है। एंड ऐसा ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल जो है वर्ल्ड वॉर या फिर टोटल वॉरफेयर का जो हमेशा होता है। देर आफ्टर नेक्स्ट वन जो है डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा आपको फोकस रखना है। जैसे आपके पास जो है बॉर्डर में रोड होने चाहिए, ट्राई सर्विस कमांड होनी चाहिए, आपके पास आर्सेनल होना चाहिए, आपके पास जो है सेल्फ मेड और सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मिलिट्री इक्विपमेंट होने चाहिए। ये सभी चीज़ों के ऊपर जो है पावर्स या फिर सुपर पावर हमेशा फोकस करती है। एंड कहीं ना कहीं तो वो डेवलपमेंट ऑफ द मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दैट ऑल्सो बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर और द टोटल वॉरफेयर, वी कैन से दैट। एंड ये वॉरफेयर हमेशा डिसाइसिव इन नेचर ही होते हैं। जैसे अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी गॉट डिफीटेड, एंड जर्मनी इतना बुरी तरीके से हारा कि जर्मनी उसके बाद में अपने पाँव पे उठ नहीं पाया, एंड अगर उठ भी पाया तो जर्मनी को उसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी। कहीं ना कहीं तो ये वॉरफेयर हमेशा डिसाइसिव इन नेचर होते हैं। जो पार्टी विक्टोरियस बनेगा दैट पार्टी इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड पावर। एंड यही वाली चीज़ आपको वर्ल्ड वॉर 1 में भी दिखाई देगी, वर्ल्ड वॉर 2 में भी दिखाई देगी। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन बिकम विक्टोरियस, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका बिकम विक्टोरियस, एंड कंसिक्वेंटली आज तक दुनिया पे अमेरिका का ही राज चल रहा है। तो ये सारे ही फैक्टर जो है आपको क्या बताता है कि जब वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर कोई छोटे मोटे वॉर नहीं होता, ये सालों चलने वाले वॉरफेयर है। एंड ये वॉरफेयर जो है दिस आर द डिस्ट्रक्टिव वॉरफेयर यू आर टॉकिंग अबाउट। एंड जो डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ इसका बहुत ही अगर मैं प्लेन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उस ज़माने में दुनिया की इकोनॉमी में से $1 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए। उस ज़माने में दुनिया में से 5 करोड़ लोग जो है मर गए। अंडर आफ्टर जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस्ट आउट हुआ मेजर यूरोपियन सिटी का, इसके वजह से यूरोप कोलैप्स हो गया ना। यूरोप जिन्होंने पूरे दुनिया के ऊपर राज करके रखा हुआ था उनकी सारी पावर अब अमेरिका के हाथ में पड़ गई। एंड दैट्स 1945 में जब फाइनली ये सारी चीज़ें जब बाहर आई कि वॉरफेयर खेलना कोई मजाक नहीं होता है, या फिर वॉरफेयर खेलने की वजह से जो कंट्री पार्टिसिपेंट होती है उन्हीं को ज़्यादा लॉस होता है। तो 1945 में अमेरिका जब ग्लोबल लीडर बना तो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पहले रूजवेल्ट डाइड इन 1945 अप्रैल में, एंड उसके बाद में ट्रूमन। ये दोनों ने जो है पॉलिसी कंटिन्यूएशन दिखाते वक्त कहीं ना कहीं तो यूनाइटेड नेशन बनाया। यूनाइटेड नेशन को बनाने के पीछे का जो रीज़न यही था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट हैज़ टू बी देयर। कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन जो है कहीं ना कहीं तो जो पूरे दुनिया के ऊपर जो है रखवालदारी करेगा। यूनाइटेड नेशन का ऑब्जेक्टिव ही वो कि वी हैव टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। यूनाइटेड नेशन के पहले लीग ऑफ नेशन रही है, लीग ऑफ नेशन के पहले कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप रहा है। एंड पूरे दुनिया के सुपर पावर को ये पता है कि आप दुनिया के छोटे मोटे वॉरफेयर प्रिवेंट कर नहीं सकते। बट लीग ऑफ नेशन के बाद जब यूनाइटेड नेशन बनाई गई तो यूनाइटेड नेशन को बहुत क्लियरली बता के रखा था कि आपने भले ही छोटे मोटे वॉरफेयर प्रिवेंट नहीं करके रखे, बड़े वॉरफेयर मत करवाओ।
यू हैव टू कंटेन द स्मॉलर वॉरफेयर। जब भी स्मॉल वॉरफेयर चालू होता है, इट हैज़ अ सीड ऑफ द बिगर वर्ल्ड वॉर, बिगर टोटल वॉर। तो वो सीड जो है फ्रुक्टिफाई होने से पहले ये वॉरफेयर को आपको जो है कर्ब करना है। फॉर दैट पर्पज़ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ देयर, फॉर दैट पर्पज़ यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली इज़ देयर। एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट से ये दोनों ने 1945 में जहाँ जहाँ पे न्यूक्लियर वॉर, टोटल वॉर, वर्ल्ड वॉर इनके सीड्स दिखे उनको वहीं पे रोक लिया। एग्जाम्पल 1962 का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, 1962 का इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते तो कहीं ना कहीं तो 1998 का इंडिया पाकिस्तान वॉरफेयर। देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते तो कहीं ना कहीं पे यू विल ऑल्सो फाइंड 2013 का यूक्रेन रशिया वॉरफेयर। ये सारे ही वॉर जब चालू हुए तो दुनिया में बहुत सारे मीडिया ने आवाज़ उठाई कि अब वर्ल्ड वॉर हो ही रहा है। एंड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, आप आवाज़ तो उठाते हो, बट कहीं ना कहीं तो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है फिर यूनाइटेड नेशन हरकत में आता है। एंड यूनाइटेड नेशन की ब्यूरोक्रेसी, यूनाइटेड नेशन के डिप्लोमेट जिनको पता है, जिनको ये पढ़वाया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, इनको जो है कहीं ना कहीं तो क्लॉसविट्स पढ़वाए जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं तो ल्यूडेनड्रॉप पढ़वाए जाते हैं, इनको कहीं ना कहीं तो कर्टिस ली में पढ़वाए जाते हैं। दे आर अवेयर कि अगर गलती से इफ़ यू आर ट्रिगरिंग वर्ल्ड वॉर तो होगा क्या। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर आपने डिमांड किया या फिर ये हुआ तो ये न्यूक्लियर वॉर है। न्यूक्लियर वॉर का लॉस क्या होता है? अगर से फॉर एग्जांपल इंडिया एंड आफ्टर पाकिस्तान के बीच में वॉरफेयर होता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ पे पड़ेंगे दोस्त? कराची पे पड़ेंगे, लाहौर पे पड़ेंगे, पेशावर पे पड़ेंगे। देर आफ्टर फिर मुंबई पे पड़ेंगे, कैलकाटा पे पड़ेंगे, मद्रास पे पड़ेंगे, चेन्नई पे पड़ेंगे। एंड अल्टीमेटली ये सिटीज़ के ऊपर अगर बॉम्ब पड़ रहे तो आपके कंट्री का सारा ही कोर यहीं पे बैठा है ना। आपके कंट्री की इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन, पॉलिटिकल एलाइट, इकोनॉमिकल एलाइट सारी इधर ही बैठे। आपको पता है क्या रेलवे कैसे चलती है? आपको पता है क्या रास्ते कैसे बनाए जाते हैं? आपको पता है डेमोक्रेसी कैसी चलती है? या फिर आपको पता है इंडिया एज अ नेशन चलाना कैसे? नहीं। जिन लोगों को पता है वो लोग मारे जाएंगे। एंड अगर वो मारे जाएंगे तो उनके पीछे बचती है सिर्फ आम जनता। एंड ये आम जनता जिनको कोई आइडिया नहीं होती है कि एग्जैक्टली हाउ द सिस्टम इज़ फंक्शनिंग एंड हाउ यू हैव टू इंटीग्रेट योर कंट्री विद द ग्लोबल कंट्री। एंड यही एक प्रॉब्लम जो है ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने काफ़ी एप्टली समराइज करके रखा था कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो न्यूक्लियर वॉरफेयर में दुनिया का इंटेलेक्चुअल कोर मार दिया जाएगा। एंड वो जैसे ही मर गया तो पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं तो वापस से ट्राइबलिज्म में ढकेली जाएगी। एंड फिर वर्ल्ड वॉर 1 जो है आप स्टोन एंड स्टिक मतलब लकड़ी एंडर आफ्टर पत्थर से वापस खेलोगे। एंड दैट बाय एंड लार्ज सम्स अप दिस एंटायर सेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।